मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं आपका दोस्त संदीप भट्ट। रोज की तरह एक बार फिर से हम आपके लिए खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जिनमें छुपे हैं ढेर सारे किस्से, कहानियां और साथ ही साथ ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी। तो तैयार है ना आप हमारे आज के तरोताजा एपिसोड के लिए? तो सबसे पहले आज के दिन हुई घटना की बात, जिसके लिए आपको कैलेंडर की तारीखों में बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा। आज हम आपको लिए चलते हैं चांद, तारों और प्लैनेट्स की फैसिनेटिंग दुनिया में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे सौर मंडल यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। आई एम श्योर आपने भी बचपन में किताबों में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के यही नाम पढ़े होंगे। वैसे मैं एक और बात बता दूं कि मेन प्लैनेट्स के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में 3 छोटे प्लैनेट्स यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स भी पहचाने गए, जिनके नाम हैं मेकमेक, होमेया और सेरेस। लेकिन 8 साल पहले साल 2005 फेमस एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन ने डिस्कवर किया एक नया प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने दिया एरिस। और उसके बाद ये 9 प्लैनेट्स और 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स के आंकड़े बिल्कुल ही बदल गए और दुनिया भर में हमारे सोलर सिस्टम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई कि क्या अब हमारे सोलर सिस्टम में एरिस को मिलाकर 10 प्लैनेट्स माने जाएं, या अब सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स को मिलाकर 12 प्लैनेट्स माने जाएं। दुनिया भर में सोलर सिस्टम को लेकर छिड़ी बहस अब एस्ट्रोनॉमर्स के बीच विवाद बनता जा रहा था और इस विवाद को खत्म करने के लिए साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट में से एक माना जाए। तो अगर हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात माने तो अब हमारे सोलर सिस्टम में 9 नहीं बल्कि 8 प्लैनेट्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट्स की फैमिली का सबसे नया मेंबर है। वैसे आपको पता है, प्लूटो के ड्वार्फ प्लैनेट्स की फैमिली में जाते ही एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन को प्लूटो किलर कहा जाने लगा। आइए उन्हीं से सुनते हैं। When Clyde Tombaugh found Pluto, even he was surprised at how faint it is. It's a tiny little speck of light in the sky. He thought he was looking for Percival Lowell's Planet X. He thought it was a big object he was looking for, not some very small, faint. And this is the beginning of the problem of what is and isn't a planet. The beginning of the problem is that Pluto is actually quite small. It's even smaller than Clyde Tombaugh thought. It's actually smaller than the moon. Most people don't even realize it's actually about half the size of the moon. As planets go, the next smallest planet is Mercury. Mercury would be about this big. Mars would be about this big. Pluto is a tiny little thing out there at the edge of the solar system. It really doesn't fit the pattern of the other planets. If you put Pluto into that picture, Pluto is on this very odd elliptical orbit, unlike anything else that had been found in the solar system at the time. And if I turned this picture on its edge, you would see that Pluto is tilted by 20 degrees compared to all the other planets. It just makes no sense. So even back when it was discovered in 1930, there was a big debate. What should we call it? Should we call it a planet? Well, it doesn't actually look like or act like the other planets. तो अब आप समझ गए ना कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स और कितने ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं? तो अब आपके सोलर सिस्टम की नॉलेज को थोड़ा दुरुस्त करने के बाद अब अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने सिर्फ आसमान में उड़ने का ख्वाब नहीं देखा बल्कि अपने लिए नया आसमान ही बना डाला।
एक ऐसा आसमान जिसे छूना हर किसी की चाहत बन गया। हम बात कर रहे हैं बिजनेस टाइकून, भारत रत्न जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा की। पारसी पिता दादा भाई टाटा और फ्रेंच माँ सुजैन के बेटे जहांगीर का जन्म यूरोप के खूबसूरत शहर पेरिस में हुआ था। वैसे मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जहांगीर रतन जी के पिता दादा भाई टाटा भारत के मशहूर बिजनेस मैग्नेट जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे। जहांगीर के जन्म के कुछ सालों बाद ही उनके पिता ने टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया और पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। फ्रांस से सीधे मुंबई आना नन्हे जहांगीर के लिए काफी बड़ा बदलाव था, लेकिन अपने इस बदलाव को उस नन्ही सी उम्र में जहांगीर रतन जी टाटा ने बड़ी ही अच्छी तरह से अपनाया और जिंदगी में आगे बढ़ते गए। He was a man who lived the life he preached. You could see him sitting on a rail outside a movie theater waiting for the queue to get over to get a ticket, or you could see him driving his own car to work, or giving lifts to people who were standing waiting for a bus. Those were the qualities that you just had to admire because they were different. युवा होने के साथ साथ जहांगीर के ख्वाबों को पंख लग गए और उन्हें आसमान में उड़ने की ख्वाहिश होने लगी। अपनी इस ख्वाहिश को उन्होंने सच करने की ठानी और हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग लेने लगे। ये उस दौर की बात है जब भारत में कमर्शियल पायलट होते ही नहीं थे और ना ही कोई भारत की ऑफिशियल एयरलाइन थी। लेकिन जहांगीर रतन जी टाटा इन सब बातों से बेखबर अपने हवाई जहाज उड़ाने के सपने को जीते रहे और जल्द ही भारत के पहले ऐसे पायलट बन गए जिसे कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। ये बात है साल 1929 की। वैसे अगर जे.आर.डी. टाटा को इंडियन सिविल एविएशन का जनक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भारत में टाटा एयरलाइन की शुरुआत की थी सन 1932 में, जिसे 1946 में सरकार ने देश की ऑफिशियल एयरलाइन घोषित कर दिया, जिसे आज हम इंडियन एयरलाइंस के नाम से जानते हैं। ये तो बस शुरुआत थी इस युवा जहांगीर के लंबे और कामयाब सफर की। जहांगीर टाटा की जिंदगी के इस सफर में कई पड़ाव ऐसे थे जिन्हें वो आसानी से पार कर गए और इनके सफर का शायद सबसे अहम पड़ाव वो था जब सिर्फ 21 साल की उम्र में टाटा कंपनी को अनपेड अप्रेंटिस के तौर पर ज्वाइन करने वाले जहांगीर को साल 1938 में सिर्फ 34 साल की उम्र में टाटा एंड सन्स का चेयरमैन चुना गया। एविएशन के साथ साथ स्टील, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, पावर और केमिकल्स में खास दिलचस्पी रखने वाले जे.आर.डी. टाटा ने इन सभी क्षेत्रों में नए नए प्रयोग किए जिनके बारे में उस वक्त सोच पाना भी मुश्किल था। लेकिन हमेशा बाकी लोगों से एक कदम आगे रहने वाले जे.आर.डी. टाटा ने लोगों को न सिर्फ पैसा कमाना सिखाया बल्कि उन्हें ईमानदारी से काम करना भी सिखाया। शायद यही वजह है कि टाटा एंड सन्स आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक माना जाता है। Yeah, I'm glad you mentioned the name brand because I once had an opportunity to meet him at a function in Delhi. And the first thing that struck me about him was that he was very well maintained, even at this high age. And in many respects, I felt that his good maintenance was like a brand for the name that he represented. So whether it was an airline, whether it was a hotel, or whether it was a manufacturing unit, you always had the confidence that this unit, this airline, will be well maintained. It's a very warped idea, but that's what I felt when I saw him. बिजनेस के आकाश के इस सितारे ने समाज को भी अपनी चमक से रोशन कर दिया। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी शुरुआत की। जाहिर सी बात है, समाज और देश को अपने अंदाज से बदलने वाले इस बिजनेसमैन को साल 1992 में देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया और इसके ठीक एक साल बाद 29 नवंबर साल 1993 को जे.आर.डी. टाटा ने जिनेवा में अपनी आखिरी सांसें ली।
भारत के इस ध्रुव तारे के अस्त होने की खबर जैसे ही भारत पहुंची तो उस वक्त चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र को रोक दिया गया। ऐसा इससे पहले कभी किसी गैर संसदीय सदस्य के लिए नहीं हुआ था। ऐसी ही महान शख्सियत के मालिक थे JRD टाटा। जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा को हमारी तरफ से सलाम। दोस्तों, आज के जमाने में साइंस की नेमतों का कायल कौन नहीं है। साइंस जो न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कई गुना आसान बना देती है, बल्कि मेडिकल लाइन में तो इसने इतने करिश्मे किए हैं जो कभी किसी ने सोचे तक नहीं होंगे। इन सारे करिश्मों में से एक महानतम खोज है रेजोनेंस मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, जिसका सीधा लिंक है MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से। आज की तारीख में शायद हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना कारगर है ये टेस्ट किसी भी बीमारी या तकलीफ की जड़ तक पहुंचने के लिए। और जानते हैं वो महान हस्ती कौन है जिन्हें अपने इस कमाल के आविष्कार के लिए 1944 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इनका नाम है इसिडोर आइजैक राबी। आइजैक राबी की इस क्रांतिकारी खोज से, जिसकी मदद से एटॉमिक न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी, फिजिसिस्ट के बहुत काम आई। आगे चलकर एटॉमिक क्लॉक, लेजर और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी NMRI का इस्तेमाल हुआ डायग्नोस्टिक मेडिसिन के लिए। सिर्फ यही नहीं, राबी की ये खोज लगभग सारे ही मॉलिक्यूलर और एटॉमिक बीम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए माध्यमिक तकनीक बना। आइजैक राबी रायमानोव में जुलाई 29, 1898 में पैदा हुए। छोटी उम्र में ही राबी अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क सिटी चले गए। आगे चलकर उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री हासिल की, पर शायद केमिस्ट्री उन्हें रास नहीं आई। इसीलिए उन्होंने दोबारा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी लौटकर फिजिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की और फिर 1927 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरल डिग्री हासिल की। 1937 में राबी कोलंबिया में प्रोफेसर बने और सिर्फ 3 सालों बाद ही वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में वहां की रेडिएशन लेबोरेटरी के एसोसिएट डायरेक्टर बने। इस लेबोरेटरी को उस वक्त माइक्रोवेव रडार और ऐसी ही और मिलिट्री से जुड़े इक्विपमेंट्स को तैयार करने के लिए बनाया गया था। ये काम राबी के पुराने रिसर्चर्स से काफी मिलता जुलता था। उनकी समझ और ज्ञान ने उन्हें यहाँ भी जीत दिलाई। 1948 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के मेडल ऑफ मेरिट और द किंग्स मेडल फॉर सर्विस इन द कॉज ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। ये राबी का असर ही था कि जब वो कोलंबिया में फिजिक्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने तो वहां पर छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई। यही नहीं, 1945 में लॉन्ग आइलैंड में ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये राबी के ही मूवमेंट का नतीजा था कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वाली लेबोरेटरी यानी कि CERN CERN बना। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने CERN लेबोरेटरी में इसी हेड्रॉन कोलाइडर की मदद से गॉड पार्टिकल की खोज की है। पर दोस्तों, इन सारी बातों में से जो सबसे ज्यादा गजब की बात थी राबी में, वो ये कि उनमें काबिलियत के साथ साथ जिम्मेदारी भी थी। तभी तो परमाणु ऊर्जा के इतने बड़े विद्वान होते हुए भी परमाणु हथियारों के बारे में उनका कहना था, जस्ट बिकॉज वी गॉट देयर फर्स्ट डजंट मीन दैट वी शुड हैव द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ ओवर द होल वर्ल्ड। In the control shack was Dr. J.R. Oppenheimer, who, assisted by Dr. I. Rabi and others, had directed the making of the bomb itself. The automatic controls got it now. Rob, this time the stakes are really high. It's going to work all right, Robert, and I'm sure we'll never be sorry for it. और शायद इसीलिए परमाणु बम की विनाशक शक्ति से प्रभावित होते हुए भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि परमाणु बम का कहर दोबारा कभी न बरसे। विश्व युद्ध के बाद राबी की जिंदगी की एक ही थीम थी, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज एसेंशियल टू यूनिटी। अर्थात संप्रेषण जरूरी है समझने के लिए और समझ जरूरी है एकता के लिए।
राबी ने लिखा था, एक वैज्ञानिक वाकई में ये चाहता है कि उसके विज्ञान को समझा जाए और विज्ञान संस्कृति का अहम हिस्सा बने। एक कवि की तरह एक वैज्ञानिक भी चाहता है कि उसके विज्ञान को सराहे जाने से ज्यादा उसे समझा और पढ़ा जाए। 1960 में राबी का लेख आया, माई लाइफ एंड टाइम्स एज अ फिजिसिस्ट, पर जनवरी 1988 में उन्होंने फिजिक्स से और इस जीवन से विदा ले लिया। पर खास बात यह थी कि उनकी मौत से पहले उन्हें जब MRI मशीन में डाला गया था, उस वक्त उन्होंने कहा, I saw myself in that machine. I never thought my work would come to this. आइजैक राबी एक लेजेंड है और उनकी सौगात से आज की दुनिया में न जाने कितने लोग सही समय पर सही डायग्नोसिस से बड़ी बीमारी से निजात पा रहे हैं। आज इसिडोर आइजैक राबी के जन्मदिन पर हम उन्हें सलाम करते हैं। अब बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में कहानी एक ऐसे स्टार की जिसकी जिंदगी ने कई कठिन इम्तिहान लिए, पर यह स्टार हर बार उन कठिनाइयों से जूझता हुआ एक हीरो की तरह वापस आया और दुनिया पर छा गया। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है, क्यों जुल्म सह रहा है। एक दास्तां पुरानी, तन्हाई की जुबानी, हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। बस ये मेरी कहानी। रॉकी बनकर बॉलीवुड में कदम रखने वाले ये हैं हमारे प्यारे मुन्ना भाई यानी संजय दत्त। 29 जुलाई 1959 को बॉलीवुड के लेजेंडरी कपल नरगिस और सुनील दत्त के घर संजू ने अपनी आंखें खोली। जाहिर सी बात है, इतने काबिल कलाकारों के घर जन्म होने के साथ ही संजू बाबा को एक्टिंग विरासत में मिली, जिसे उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया और बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की लिस्ट में खुद को शामिल कर लिया। वैसे संजय दत्त द स्टार से मिलने से पहले उनके बचपन का एक मजेदार किस्सा आपको सुनाते हैं, और वो किस्सा आप सुनेंगे खुद संजय दत्त के पिता और बेहतरीन एक्टर सुनील दत्त की जुबानी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि हमारे संजू बाबा जो है ना, वो म्यूजिक के बड़े शौकीन हैं, और एक बार उनके इस शौक ने लता मंगेशकर जैसी सिंगर को भी चुप करा दिया। 71 वॉर में जब बांग्लादेश हम गए एंटरटेन करने के लिए, तो हमारे साथ लता जी इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया, इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं, ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो बजाऊंगा। तो हम इसको ले गए। तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए, तो सारे म्यूजिशियंस थे, तो इसने ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था। तो अब लता जी ने जब मुड़ के देखा तो गुस्सा तो उनको आया, पर जब उन्होंने संजय दत्त को देखा बांगो बजा रहा है, तो उन्होंने कहा बजाते जाओ, बजाते जाए। वैसे गाने के साथ संजू को बचपन से ही एक्टिंग का भी काफी शौक था। इसका नमूना देखना हो तो सुनील दत्त की अवार्ड विनिंग फिल्म रेशमा और शेरा देखिए, जिसमें संजू ने एक कव्वाल का रोल निभाया था। तब तक एक्टिंग को अपना पैशन बना चुके संजू बाबा ने पूरे जी जान से मेहनत की और आखिरकार उनके पिता ने उन्हें उनकी फिल्म रॉकी में लॉन्च किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का ये गाना। दोस्तों को सलाम,
दुश्मनों को सलाम, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। ये रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। लेकिन इस फिल्म के पर्दे पर आने से कुछ दिनों पहले ही संजय दत्त की जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसने उनकी इस खुशी को काफी कम कर दिया। रॉकी की रिलीज के कुछ दिनों पहले ही संजय ने अपनी मां को खो दिया और खुद को पर्दे पर देखने की खुशी उनकी आंखों में आंसू लेकर आई। कहा जाता है कि संजय दत्त की पहली फिल्म के प्रीमियर के वक्त वहां संजय दत्त के बगल की सीट को उनकी मां नरगिस के नाम पर खाली रखा गया था। खैर, अब संजय दत्त रातों रात स्टार बन गए और उन पर इस स्टारडम का नशा कुछ इस तरह छाया कि वो गलत रास्तों पर चले गए। उनके इस नशे से निजात दिलाने के लिए सुनील दत्त जी ने उन्हें अमेरिका के एक रिहैब सेंटर भी भेजा। वहां से वापस आने के बाद इस नौजवान एक्टर ने एक बार फिर अपने फिल्मी करियर को पटरी पर लाने की ठानी और कई बेहतरीन रोल पर्दे पर निभाए। उनके इस दौर की फिल्मों के नामों में जो सबसे पहले नाम जहन में आता है वो है नाम। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे एक मौका और दो, वो तो मैं कई मर्तबा कह चुका हूं तुमसे। मैं जानता हूं मां, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठ चुका है और मुझे कोई शिकायत या गिला नहीं, क्योंकि मैंने सारे काम ऐसे ही तो किए हैं अब तक। लेकिन मां, इसकी भी तो कोई वजह होगी। नाम के बाद संजय दत्त का फिल्मी करियर अपनी रफ्तार पकड़ ही रहा था और उनकी सड़क, साजन, थानेदार और खलनायक जैसी फिल्में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ा रही थीं कि इसी बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे संजय दत्त एक बार फिर जिंदगी के खेल में उलझ गए। उनके खिलाफ गैर कानूनी ढंग से हथियार रखने का मुकदमा दर्ज हो गया। उनकी एक छोटी सी गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनकर सामने आई और उन्हें कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा। लोगों को लगा कि संजय का फिल्मी करियर खत्म, लेकिन संजय हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को एक नई शुरुआत दी। वैसे संजय दत्त की उस दौर की हिट फिल्मों को याद करते हुए कुछ गाने खुद ब खुद जुबान पर आ जाते हैं। ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ। बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। संजय दत्त की जिंदगी अब हर मोड़ पर नई करवट ले रही थी और उन्हें रोज ही नई मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा था। लेकिन इतनी मुश्किलों के दौर में भी संजय ने अपने अंदर के जबरदस्त एक्टर को जिंदा रखा और कारतूस, वास्तव जैसी फिल्में दी। वास्तव में उनकी एक्टिंग को बेहद पसंद भी किया गया। ये देख रही, ये देख, असली असली 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। ये बाबा, ये देखना, ये बुड्ढी की आंखें घूम गई। ये बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ? हे माँ, माँ देखना। अरे डरती क्यों है रे? ये खुद ब खुद थोड़ी चलेगा। देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं मैगजीन। इसको डालते इधर ऐसे और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है। ट्रिगर दबाया और खेल खलास। साल 2006 में आई संजय दत्त की वो फिल्म जिसने वास्तव के डॉन को एक ऐसा डॉन बना दिया जो जादू की झप्पी से हर मुश्किल को खत्म कर देता है, जो बापू के नक्शे कदम पर चलता है और सबको मामू बनाता है। तुझं नाव काय रे? माय नेम माहिती नाही काय? मुन्ना भाई MBBS
मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई अरे MBBS। संजय दत्त ने मुन्ना भाई के किरदार को कुछ इस तरह से जिया कि वो उनकी एक और पहचान बन गया और मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई को लोगों ने इतना पसंद किया कि उसे लगभग सभी बड़े अवार्ड्स मिले, जिसमें बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी शामिल है। हमारी तरफ से संजय दत्त को जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक इंसान, सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान कांचा। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। कल फिर से आपसे मिलने वापस आएंगे आपके फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। टेक केयर, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।